Good morning and welcome students. Today I am going to start exercise 2.3 of chapter 2 relation and functions for class 11th NCERT mathematics. In this exercise we will discuss different types of questions which are based on the relation and functions, and we will discuss about the real valued graphs for our functions. And before starting this exercise, you must remember the concept of functions and the concept of range and domain for our functions. So let us start with question number 1. That question number 1 is, which of the following relations are functions? The question says that which are the following relations are function. We have discussed the definition of the functions in previous lecture, and by definition, and we will go through by the definition that how to identify the functions from a relation. The question number 1 is, there are three questions in the question number 1, and we have to identify the functions from these relations. और हमने इसको पहले भी बताया हुआ है कि किस तरीके से रिलेशन से फंक्शंस को निकाला जाता है. तो सबसे पहली जो डिफिनेशन है, एक बार और मैं उसको मेमोराइज करवा दे रहा हूँ कि डिफिनेशन ये कहती थी कि अ रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. यानी कि जो सेट ए होता था हमारा, सपोज करो कि रिलेशन है सेट ए से सेट बी पर, तो ये फंक्शन में कब कन्वर्ट होगा, यानी कि ये रिलेशन जो है फंक्शन एफ फॉर फंक्शन कब कन्वर्ट होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ए का ये पूरा एलिमेंट, ठीक है, ए का पूरा एलिमेंट क्या हो, उसके पास यूनिक इमेज हो बी के अंदर. ठीक है, तो अगर जो इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा वो क्या होगा, फंक्शन के अंदर आएगा. तो चेक करते हैं, सबसे पहले डायग्राम से चेक करते हैं. ये बताओ कि यहाँ पर सपोज करो कि हमारे पास दो सेट था ए एंड बी. ठीक है, तो यहाँ पर सेट ए का एलिमेंट्स कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. तो मैंने बताया था कि ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट्स होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है, और दूसरा एलिमेंट कौन सा होता है, वो सेट बी का होता है. तो देखो यहाँ पे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है एंड 17 है. और इन सब की इमेज देखो, 2 की इमेज कहाँ पे है, 1 पे, यानी कि बी के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है. यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि बी के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, और ये जो इमेज है 2 की इमेज कहाँ जा रही है, 1 पे, 5 की इमेज कहाँ जा रही है, 1 पे, 8 की इमेज कहाँ जा रही है, 1 पे, 11 की इमेज 1 पे जा रही है, 14 की भी 1 पे जा रही है, और 17 की भी 1 पे जा रही है. अब हमको यह आइडेंटिफाई करना है, इज दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है. तो देखो यहाँ पे मैंने बताया कि सेट ए का हर एलिमेंट पेयर होना चाहिए. तो बिल्कुल सही बात है, पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सब पेयर बना रहा है. और ये पेयर कैसी बन रही है, इसके हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए. यानी 2 की इमेज 1 पे सिंगल इमेज है, 5 की इमेज 1 पे सिंगल इमेज है. कहने का मतलब ये हुआ, इस सेट का कोई मेंबर छूटना नहीं चाहिए, और इस सेट के किसी भी एक मेंबर की या किसी भी मेंबर की एक से ज़्यादा इमेज नहीं जानी चाहिए. ऐसा हो सकता है कि सभी एलिमेंट्स की इमेज एक ही पॉइंट पे जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन एक पॉइंट की इमेज 2 अलग अलग पॉइंट पे नहीं जा सकती, अदरवाइज दैट विल नॉट बी अ फंक्शन. ठीक है, तो यानी कि पहला क्या है हमारा, ये हमारा फंक्शन है. यस, इट इज अ फंक्शन. ठीक है,
यस इट इज अ फंक्शन। फर्दर क्वेश्चन ये कहता है कि आल्सो फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ दिस रिलेशन या फंक्शन जो भी है, ठीक है। तो अब देखो कि डोमेन कैसे निकालते हैं। डोमेन का मतलब ये हुआ, मैंने बताया था कि डोमेन का मतलब ये हुआ कि सेट ए का जो भी मेंबर पेयर बनाएगा, और ये ऑब्वियस है कि फंक्शन के अंदर सेट ए का सभी एलिमेंट क्या होगा, वो पेयर बनाएगा, यानी डोमेन में क्या हो जाएगा, ये पूरा की पूरा सेट आ जाएगा। तो डोमेन क्या होगा, सेट ए, और सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 5 8 11 14 17, 2 5 8 11 14 17, और रेंज क्या है, यानी कि जिस पे इमेज जाती है उसको रेंज बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सा फंक्शन नहीं है। इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, और मैं और भी ज़्यादा आसान तरीके से बताऊंगा कि किसको बोलेंगे कि वो फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। थर्ड क्या है कि 1 3 1 5 2 5 1 3 1 5 2 5, ठीक है। अब देखो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि ये फंक्शन नहीं है, क्यों, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, नो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो अब ये बताओ क्यों नहीं है, आप एरो डायग्राम बनाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1, यानी 1 2 बार है, तो सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसीलिए एक ही बार लिखा जाता है। और फिर यहाँ पे 2 है, इधर क्या है 3 5 5 3 5, यानी इसके अंदर 5 है, 2 बार है, एक ही बार लिखा जाएगा। अब देखो 1 की इमेज कहाँ जा रही है, 3 पे, 1 की इमेज कहाँ जा रही है, 5 पे, और फिर 2 की इमेज कहाँ जा रही है, 5 पे। यानी कि अब ये बताओ कि ये फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्यों कि सेट ए का एलिमेंट, यानी पहले सेट का एलिमेंट्स की यूनिक इमेज नहीं है, यूनिक मतलब सिर्फ एक होनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 इमेज मिल रही है, 3 पे 5 पे, यानी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। और जब फंक्शन नहीं है तो हम इसके रेंज और डोमेन की बात करना बेकार है यहाँ पे, ठीक है, इसके रेंज और डोमेन की बात ही नहीं करेंगे। अब मैंने कहा था कि डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हो कि पहला एलिमेंट्स जहाँ पर रिपीट हो गया, देखो पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है 1 1, 2 बार आ गया। इसी तरीके से अगर 2 भी इसके अंदर 2 बार आ जाता तो तभी हम डायरेक्ट चेक करके बता सकते थे कि ये फंक्शन नहीं है। एक एग्जांपल सपोज करो कि यहाँ पर 1 2 है, और फिर 2 3 है, फिर 2 4 है, इसके बाद 3 8 है। अब कोई पूछे कि इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, तो आप डायरेक्ट चेक करके बता सकते हो ना कि देखो पहला एलिमेंट यहाँ पे 2 बार है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की इमेज 3 पे भी जा रही है, 4 पे भी जा रही है। तो फंक्शन तो यही तो कहता है कि इमेज यूनिक होनी चाहिए, 2 नहीं मिलनी चाहिए। तो 3 पे भी मिल रही है, 4 पे मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है, ये ऑर्डर पेयर के अंदर आता है। दिस इज पॉसिबल फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट बट दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। देखो रियल फंक्शंस को जानना बहुत ज़रूरी है। फाइंड रेंज एंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग देखो रियल फंक्शंस पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि रियल फंक्शंस वो होता है, देखो एफ फ्रॉम आर टू आर, ये रियल फंक्शन है। क्यों कि क्या होना चाहिए, इसकी कंडीशन ये है कि जो रेंज है, अगर रेंज का कोई रेंज अगर हमारे रियल नंबर है या रियल नंबर का सबसेट है, फॉर एग्जांपल अगर ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल फंक्शन कहलाएगा। शर्त ये है कि ये रेंज क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए रियल नंबर की, या रियल नंबर ही होना चाहिए। और इस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन तब हम बोलेंगे कि जब इसकी जो डोमेन है, तो डोमेन या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर का कोई सबसेट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे एक फंक्शन डिफाइन करना है, तो अब मैं कहूँगा इज दिस अ रियल वैल्यूड फंक्शन, यस इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन बिकॉज सेट ऑफ इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या है, ये क्या है, ये सबसेट है, इसका सबसेट ऑफ आर है, रियल नंबर का सबसेट है। तो जब रियल नंबर का सबसेट है तो क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन।
अगर रियल नंबर भी होता तब भी रियल वैल्यूड फंक्शन होता, ठीक है। तो ये माइंड में होना चाहिए कि क्या है रियल वैल्यूड फंक्शन। और हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शंस। देखो, जब रियल फंक्शन की बात कह दिया तो रियल फंक्शंस का मतलब ये हुआ कि उसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ डोमेन की बात करता हूँ, देखो डोमेन का मतलब x की वो कौन सी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है 1/x और फंक्शन क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे। अगर मैं ये कहूँ कि क्या ये फंक्शन डिफाइन है तो मेरा आंसर होगा नो। क्यों है वो ऐसा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो जैसे ही मैंने 0 रखा तो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जहाँ पे इनफाइनाइट दिखे और जहाँ पर 0/0 का फॉर्म दिखे वहाँ पर फंक्शन क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि x की वो कौन सी वैल्यू, यानी डोमेन में से उस वैल्यू को निकालना पड़ेगा जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ही केयरफुली देखना पड़ता है कि कहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो x की वो कौन सी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है वो डोमेन कहलाता है। और ये जो पूरा f ऑफ x होता है ना, ये यानी कि 1/x की पूरी वैल्यू, ये क्या है, ये रेंज के अंदर आता है। सपोज करो कि मेरा एक फंक्शन डिफाइन था इस तरीके से, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। तो जब मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो मुझे क्या मिला, f ऑफ x की वैल्यू मुझे 2 मिली। जब मैंने x इक्वल टू 2 रखा तो मुझे f ऑफ x की वैल्यू मुझे 3 मिली। जब मैंने x इक्वल टू 3 रखा तो मुझे f ऑफ x की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली। तो अब ये जो x है ना, ये x क्या है, ये डोमेन है। ये x क्या है, ये डोमेन है। और ये जो पूरी वैल्यू है यानी f ऑफ x की, ये आपको उधर मिलेगा यानी कि रेंज में मिलेगा। 2 3 4 क्या है, रेंज है, ये याद रखने की बात है। तो अब ये बताओ कि डोमेन, देखो अभी आपने मॉडुलस फंक्शन भी पिछले वीडियो में देखा होगा। मॉडुलस का मतलब होता है कि हर नेगेटिव चीज को एक पॉजिटिव बना दे। अगर मान लो कि मैंने कहा कि -5, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगेन 5 हो जाएगी। अगर सिर्फ 5 है तब भी 5 होगी। तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, डेट इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन या मॉडुलस ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो अब ये -x का मतलब ये हुआ कि ये रियल फंक्शन है। और जब रियल फंक्शन हो तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि हमेशा f कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, f रियल नंबर से रियल नंबर तक होना चाहिए। ये हमें अंडरस्टूड होना चाहिए इफ अ फंक्शन इज अ रियल फंक्शन, ठीक है। अब ये बताओ कि r का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर्स। तो डोमेन का हर एलिमेंट तो क्या होता है, डोमेन का हर एलिमेंट हमारा पेयर में के अंदर आएगा, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, उसकी कहीं ना कहीं इमेज मिलेगी। ये पूरा रियल नंबर्स है, ठीक है। पॉइंट में भी नंबर होंगे, उसमें भी होगा, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर भी होगा इसके अंदर, रेशनल भी आएगा। यानी एक सबसे बड़ी चेन है रियल नंबर्स की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स ये पूरा सेट होगा और इसका हर एलिमेंट पेयर बनाएगा, तभी ये फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन मेरा क्या हुआ, डोमेन पूरा क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन रेंज क्या मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेंज। क्योंकि रेंज किस पे डिपेंड करती है, रेंज जो है वो डोमेन पे डिपेंड करती है कि आप डोमेन क्या ले रहे हो, कि रेंज क्या मिल रही है। हमने डोमेन 1 लिया तो रेंज 2 मिली, हमने रेंज डोमेन 2 लिया तो रेंज क्या मिली, 3 मिली। दैट इज which means that the range is dependent variable on the domain, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल है डोमेन पर। अब रेंज बताओ, देखो आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, चाहे आप निगेटिव रखते हो या पॉजिटिव रखते हो, ये हमेशा आपको पॉजिटिव देगा। सपोज करो कि मैंने रखा -5 तो मुझे क्या मिला, 5। मैंने रखा 3 तो मुझे मिला 3। लेकिन इस मॉडुलस के भी तो बाहर एक निगेटिव साइन है। तो ये निगेटिव साइन, चाहे ये नंबर पॉजिटिव लो चाहे निगेटिव लो, इसको हमेशा निगेटिव में कन्वर्ट कर देगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव लगा हुआ है ना, ये इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे रियल नंबर्स में चाहे पॉजिटिव रियल नंबर्स लो चाहे निगेटिव लो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक निगेटिव रियल नंबर्स मिलेगा। और निगेटिव रियल नंबर्स को हम एज एन इंटरवल कैसे लिखते हैं, -∞ to 0। देखो 0 पे इंक्लूड किया गया है क्योंकि 0 भी रियल नंबर है। जब हम यहाँ से 0 रियल नंबर्स यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा कि 0 पे 0 मिलेगा, इसीलिए 0 इंक्लूड है।
और आप चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो चाहे नेगेटिव रखो, रेंज हमेशा क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, बिकॉज ऑफ दिस साइन। अब बात समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का क्वेश्चन एक और है, x² - 9। और मैंने बताया कि अगर रियल फंक्शंस क्वेश्चन में दे दे तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये बताओ कि डोमेन आप हर चीज़ नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर नेगेटिव के अंदर इस तरह का, अगर रूट के अंदर ऐसा नंबर आता है तो ये कैसा है, इमेजिनरी है। रूट के अंदर मुझे नेगेटिव नहीं रखना है, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव रखना है एक रियल नंबर्स के लिए, अदरवाइज वो नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, जो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इफ फ्रॉम r टू r, यानी कि सॉरी ये उल्टा मैंने लिख दिया, 9 - x²। अब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर ये वैल्यू जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर 9 से ज़्यादा हो जाती है, सपोज करो कि 9 थी और ये हो गई 15, तो मुझे क्या मिला, -6 मिला। तो मुझे यही तो माइनस नहीं चाहिए, यानी कि मुझे एक ऐसी वैल्यू लेनी है कि क्या हो, जो 9 से छोटी हो। आप ये बताओ, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, 3, क्योंकि 3 रखने पे क्या आएगा, 3² मीन्स 9, 9 - 9 0, यानी रूट के अंदर ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं -3 लेता हूँ, ठीक है, -3 लेता हूँ, तब भी क्या मिलेगा, 0। लेकिन मैं 3 से ज़्यादा नहीं ले सकता, क्यों कि मैं 3 से ज़्यादा इसलिए नहीं ले सकता कि 9 - 4² मीन्स 9 - 16, और 9 - 16 का मतलब ये हुआ कि -7 रूट के अंदर नेगेटिव, यानी कि दैट इज इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, यानी कि डोमेन जो हमारा है ना, डोमेन क्या है, वो x है, और x की मैक्सिमम वैल्यू हम ले सकते हैं 3 या लेस देन इक्वल टू 3, और मिनिमम वैल्यू मैं ले सकता हूँ -3, क्योंकि अगर -3 से भी मिनिमम तुम लोगे, मिनिमम मतलब अगर मैं सपोज करो कि -4 लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने -4 ले लिया, तो अब f ऑफ -4 मुझे क्या मिल रहा है कि 9 - -4², ठीक है। तब भी वही चीज़ आएगी, 9 - 16 डेट इज -7, ये हो गया। तो रूट के अंदर फिर नेगेटिव चीज़ आ गई, अब फिर नेगेटिव चीज़ आ गई मतलब इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इससे बचना है मुझे, तो इससे बचने के लिए इसीलिए हमने बाउंडेशन लगा दी कि क्या होगा, x की अगर मैं वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 लेता हूँ या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेता हूँ, तो हमेशा मुझे ये फंक्शन डिफाइन ही नज़र आएगा। तो ये डोमेन हो गया, और डोमेन के अलावा रेंज कैसे चेक करेंगे, मैंने बताया कि रेंज इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन द डोमेन, ठीक है। जब भी रेंज चेक की जाती है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे चेक की जाती है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -3, तो अगर मैं इसके अंदर -3 रखता हूँ तो 9 - -3, तब भी ये 0 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर +3 रखता हूँ, तब भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि -3 और 3 के बीच में एक ऐसा नंबर मौजूद है 0। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम 3। देखो अगर मैं इसके अंदर 0 रखता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, x = -3 पे ये है, x = 3 पे ये है, x = 0 पे 9 - 0² मीन्स √9 और ये 3, यानी कि एक ऐसा नंबर है 0 जिसको पुट करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 3, एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब ये बताओ कि मिनिमम वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। यानी अब जो भी वैल्यू मिलेगी इसके बीच में ही मिलेगी, 0 3 के। चेक कर लो आप, इन दोनों के बीच का एक मेंबर लो, सपोज करो कि मैंने ले लिया 4, ठीक है, नहीं सॉरी मैंने 2 ले लिया, जो कि क्या है, इसके बीच का नंबर है। तो 2 पे मुझे क्या मिला कि 9 - 2 मीन्स 2² 4, 9 - 4 √5। अब देखो √5 कैसा नंबर है, √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी आएगी 2 पॉइंट समथिंग, जो भी होगा 2 पॉइंट समथिंग। तो अब 2 पॉइंट समथिंग इसी के तो बीच में आएगा, यानी हमने एक बाउंड बना दिया है डोमेन और रेंज का। आप क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा कि डोमेन और रेंज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि सिर्फ 11th में नहीं, 12th का भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह नज़र आएगा। चाहे आप
रिलेशन फंक्शन की बात करते हो या डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हो या कंटिन्यूटी की, ये आगे सभी चीज़ें आने वाली है, वहाँ पर हमेशा रेंज और डोमेन का यूज़ होना है। तो बहुत ही केयरफुली समझना है इस चीज़ को कि कैसे डोमेन और रेंज हम फाइंड करेंगे। और इसका सबसे आसान तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना, उनके डोमेन और रेंज को फाइंड करना और सोचना कि फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफाइन है।